हमारी रगों में साहित्य रचता बसता है। अगर हम साहित्य की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें अपनी आज की पुरानी सभी पीढ़ियों की परंपराओं का, उस टाइम उनके दिमाग में क्या चल रहा था, सेंटिमेंट्स क्या थे, उसका बहुत बड़ा सोर्स है। जो ये मैं पेपर प्रेजेंट कर रही हूँ, ये मैंने हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू कवर किया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि to find the impact of Jallianwala Bagh massacre on youth of its age, to study the emotion, mindset and feelings of people after Jallianwala Bagh massacre, कर दीजिए उसको change, to study the role of Jallianwala Bagh massacre in freedom struggle of India। एक बहुत ही बड़ा थॉट है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। जितना इस दोहा ही कहूँगी, जितना हम इसको गुनगुनाया है हमने और जितना इसको हमने समझा है, बस ऊपर से समझा निकाल दिया, इसके पीछे भावनाएं क्या रही हैं, इसी के थ्रू हम इसको डिपिक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने कुछ जो बच्चे जलियांवाला बाग नहीं गए होंगे, जो पर्सन हैव नॉट विजिटेड जलियांवाला बाग, उनके लिए कुछ है। देखिए ये आपके पास बुलेट होल्स हैं इन द वॉल्स ऑफ जलियांवाला बाग, आज भी ये है। तो ये सिर्फ बुलेट्स वो नहीं थे जिन्होंने दीवारों पे जख्म किए, ये वो थे जिन्होंने हमारे दिलों पे जख्म किए। ये वो कुआं है जिसके अंदर हम उस इंसान की, उस आदमी की उम्मीद कर दर्द को समझ सकते हैं, जिसके ऊपर 119 जो कि फिगर बताई गई है, रिपोर्ट की गई है, उनके बीच में वो दबा हुआ था। उसका दर्द, कितना दर्द उन्होंने सहा होगा। और इस दर्द को देखते हुए उस वक्त की युवा पीढ़ी, उस वक्त के बच्चों पे ऊपर क्या असर हुआ, इस पेपर का थीम रहेगा। बहुत अच्छा एक ये हमारे पास सॉन्ग है, बहुत सुना है हमने फिल्मों में। मेरे पेपर का मेन मकसद आप लोगों को सेंसिटाइज करना है उस सेक्रीफाइस के लिए जो हमारे देश के शहीदों ने हमारे लिए किए हैं। हमारे लिए किए हैं क्योंकि वो तो चले गए और आज हम उनकी शहादत को भुला बैठे हैं। और फिल्मों में जब ये गाना आता है, आज थोड़ा सा इस गाने को गुनगुना लेते हैं इससे पहले कि पेपर शुरू करें। रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे। फिल्म में इसका वर्जन है आपके सामने, ये वो वर्जन है जो बिस्मिल जी ने लिखा था अपने साथियों के साथ मिलके। तो जब मैंने इस पूरे पेपर साहित्य को खंगाला तो जो चीज़ें मेरे पास, जो फाइंडिंग्स मेरे पास आई हैं, वो फाइंडिंग्स हैं। सबसे पहली फाइंडिंग, रूलर्स टू कॉल्ड ब्लडी मर्डर्स। पहले हम समझते थे कि सिर्फ विदेशी लोग हैं जो हमारे देश में राज करते हैं, बट जब 13 अप्रैल की वो घटना, वो नरसंहार घटा, तो हमारा एक व्यू पॉइंट आप पब्लिक का, हर बच्चे का, हर उस नागरिक का बदल गया जिसको ये लगता था कि पहले ये सिर्फ एक विदेशी हैं। अब वो विदेशी नहीं रहे, अब वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स हो गए जो एक नरसंहार करते हुए बच्चों को भी मार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, 7 महीने का बच्चा भी उसमें शामिल है, 6 महीने के कुछ अभी जिन्होंने अपनी जिंदगी के चंद ही वर्ष देखे हैं वो भी शामिल हैं। निरपराध लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया गया वहां पर। तो नानक जी ने, जब ये कविता प्रतिबंधित रही है, बहुत देर तक इस पे प्रतिबंध रहा है, जब ये बाहर आई तो उन्होंने लिखा, गोली मारन दा हुक्म सुनौ लग पे, मातम नजर आवे चारों तरफ उदों, सबे दुखां दे सोले गोन लग पे, नानक जी की खोल के हाल दसे जेड़े दुख पंजाब ते आउण लग पे। रोल टेक्ट होर सब दी गल सारियां ने सब पहले कर चुके हैं, सो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। उस वक्त ये इस तरह की कविता एक कवि के हृदय से निकली, उसका दर्द निकला, और इसी को कहीं ना कहीं जब भगत सिंह जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो किस तरह से उकारते हैं, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज झमघट कूचाई कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और जब ये बच्चा सूली पे टंग जाता है हम सबके लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए, तो जो आगे आने वाली पीढ़ी, उसके ऊपर क्या असर होता है, वो उसकी शहादत को याद करते हुए कहते हैं, इसी रंग में वक्त दत्त ने छोड़ा बंका बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो कविताएं हमें साफ उस वक्त के यूथ का क्या माइंडसेट था वो बता रही हैं। देन द सेकंड थिंग, कॉमन इकोनॉमी अगेंस्ट प्रोफाइंड हिपोक्रेसी एंड इनहेरेंट बार्बरिज्म। अब सबको समझ आ गया, एकता हमें निभानी पड़ेगी क्योंकि दुख में
सुख में सब अपनी खुशी मनाते हैं, पर दुख की एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि जब कोई दुख आता है ना और सबका दुख एक जैसा हो जाता है तो दुख में लोग एक साथ आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी को जो हम कहते हैं ना दुख आ गया, दुख आ गया, दुख एक ऐसा हमारे पास वेपन है जो सबको साथ लेके आने के काम लाता है। उस वक्त काफी हद तक हिंदू, मुसलमान, सिख सब एकजुट हो चुके थे, पर जब ये नरसंहार हुआ तो सबके मरे, किसी एक को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो सब यूनिटी में आ गए। तो यही वाली चीज हमारे सामने आई। नानक जी लिखते हैं, केवल दुख ही दुख नजर आन लग पे, कौन पुछदा आन के हाल नहीं, सबो कूंज मांग कर लाउन लग पे, कम काट तो सबने बंद किते, लोग वांग दीवानियां पौन लग पे। दीवाने हो गए लोग कि अब तो चाहिए आजादी, उसके बिना नहीं होगा, कि कब तक हम ये कत्ल खानों में इस तरह से अंग्रेजों के बनाए कत्ल खानों में कत्ल होते रहेंगे। और फिर बिस्मिल आजाद जी ने लिखा, यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। कत्ल खाने में खड़े हुए अंग्रेज हमसे पूछ रहे हैं, जो कातिल हैं वो पूछ रहे हैं किसी के अंदर अभी भी कोई शहादत देने के लिए, देश के लिए कोई तमन्ना बाकी हो तो आ जाओ। तो क्या लिखते हैं वो, दिलों में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको न आज, दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और उसके बाद जो तीसरी चीज मेरे सामने आई है, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइसिंग लाइव्स फॉर द नेशन। करो या मरो, या तो जुल्म सहते रहो या फिर करो, करने के लिए शहादत जरूरी है। तो नाउ पीपल वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द नेशन, फॉर अस। आज हम उसी आजादी को जी रहे हैं जो उन्होंने लाके दी थी, जिसको हम भूल चुके हैं। हम आराम से कहते हैं करप्शन हो रही है, होने दो, दंगे होते हैं, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। पर कभी ध्यान रखना कि क्या हमारे अंदर उतनी ताकत है कि इन्होंने तो शहादत दे दी, क्या हम दे पाएंगे, इतनी हिम्मत है हम में। सीस अपने रख के तली उत्ते, भारत माता दी पेंट चढ़ान चले, नानक सिंह पर उन्ना नु कौन रोके, जेड़े मुल्क ते होन कुर्बान चले। चल पड़े, निकल पड़े हम घर से, ये उनका उस वक्त का माइंडसेट था। हम तो घर से ही थे निकले, बांध कर सर पर कफन, जा हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और सबसे बड़ी काम जो उन्होंने किया, वन यूनाइटेड नेशन, सारे देश को एक कर दिया। नेक्स्ट ले आइए सर। लास्ट में जो मैं बात कहना चाहूंगी, अभी हमने दिल्ली के दंगों को विटनेस किया है, करप्शन हम बहुत सालों से विटनेस कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे कोई मकसद ये नहीं है कि हम डर जाएं, हम खौफजदा हो जाएं। मेरा मकसद यहाँ पे यही है कि हम उन शहीदों की शहादत को भुलाएं नहीं, क्योंकि जो भूल गया वो बहुत दिक्कत देने वाला है। तो इम्प्लीकेशन क्या है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यहाँ तक तो सुना था, आगे की 2 लाइनें भी हैं। अब भी न जागे हम अगर, तो ना हम रहेंगे और ना ये गुलिस्तान होगा। अगर हम उनकी शहादत को अब भी याद करके संभलेंगे नहीं, तो उतनी कुर्बानियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि आज हमें अपना दम है। सजेशंस, जो ये नफरत की आग जलाते फिरते हैं, हमें सबक लिखने की जरूरत है। इतिहास का सबसे बढ़िया बात है कि वो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है अगर हम उससे सीखें और गलतियां ना दोहराएं। मत बुझा उम्मीद की इस चिराग को, मत भूल हवा दे रहा है तू जिस आग को, उसके भड़कते शोले कभी बख्शते नहीं उसके अपने ही हिजाब को। जिस दिए की लो हिफाजत करते हैं, उसी दिए की लो को जब हम भड़का देते हैं तो वो उसी हिफाजत करने वाले हिजाब को जला देता है, पर्दे को जला देता है। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि मेरे इस पेपर से मैं कहीं कोई दिलों में खौफ या कुछ नहीं पैदा करना चाहती, बस सेंसिटाइज करना चाहती हूँ कि समय आ गया है, खासकर हम यूथ के लिए, कि हम इस बात को, इस शहादत को समझें। और दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियों के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम दूंगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बहुत सह लिया करप्शन को, दंगों को, जातिवाद को। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सॉरी,
आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लाश हम बन चुके हैं, इनसेंसिटिव हो चुके हैं। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इन शहीदों की शहादत की जो कुर्बानी है, उसकी याद की आग, उनके सेक्रीफाइस के लिए सेंसिटाइजेशन की आग हमेशा जलाए रखिए। थैंक यू। थैंक्स।